कर ले? एक क्षण भी ऐसा नहीं है जब हम भाव और विचार से मुक्त रहते हैं। लेकिन मेरे भाव और विचार के बारे में मुझको कुछ नहीं पता है, इसका मतलब है कि मुझको मेरी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता है। अभी खाने की बात करो तो कितने आइटम पे बात कर सकते हैं? कपड़े पे बात करें, मोबाइल पे बात करें, गाड़ी पे बात करें, तो जिस चीज के बारे में हमारा अधिकार है उस बारे में बात कर पाते हैं, जिस बारे में हमारा अधिकार नहीं है उस बारे में बात नहीं कर पाते। तो देखिए भाव क्या है? भाव के बारे में बोला कि भाव की स्वीकृति भाव है। भाव की स्वीकृति भाव है और भाव का विश्लेषण विचार है। भाव का विश्लेषण विचार है। अब ये हिल नहीं सकता है, कितना भी हिला के देखना। जैसे थोड़ा इसको समझते हैं। जैसे भाव के बारे में बोला कि भाव की स्वीकृति। भाव मतलब होना, जैसा है वैसा। भाव मतलब होना, जो है का मतलब नदी है, नाले हैं, पेड़ है, पौधे हैं, पशु है, पक्षी है, मानव है, मकान है ना, स्पीकर है, मोबाइल है, सब है। जो कुछ भी है, जो कुछ भी है उसको मैंने कैसे स्वीकारा है, ये मेरा भाव है। जैसे एक अजनबी लड़की को हम पत्नी के रूप में स्वीकार लिए। कल तक वो लाखों में एक था, आज स्वीकार लिए तो बोले खून के रिश्ते। पत्नी खून के रिश्ते के अंदर से आती कि खून के रिश्ते के बाहर से आती? बाहर से आती। खून के रिश्ते से बाहर का व्यक्ति सबसे अधिक अपना हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब खून के रिश्ते का कोई मामला ही नहीं है। खून के रिश्ते का व्यक्ति आपको स्वीकार नहीं है, उसके लिए आपका भाव कैसा है? और खून से बाहर का व्यक्ति आपको बहुत स्वीकार है, उसके प्रति आपका भाव कैसा है? और यदि शादी भी किया और पता चला कि मेरी स्वीकृति नहीं थी, माँ बाप की वजह से किया, तो स्वीकृति कैसी है? तो इसका मतलब है अब आप बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में लिख सकते हैं आपके भाव के बारे में। जैसे आपका भाव आपके लिए, आपकी स्वयं के लिए स्वीकृति कैसी है, स्वयं के शरीर के लिए स्वीकृति कैसी है, स्वयं की योग्यता के लिए स्वीकृति कैसी है, स्वयं की जॉब के लिए कैसी है, आपके भाव और विचार के लिए कैसी है, आपकी हैबिट्स के लिए कैसी है, आपकी टैलेंट के लिए कैसी है। सब जगह में आपकी स्वीकृति को आप देख सकते हैं कि नहीं? आपको पता चल सकता है कि नहीं 100% है कि 50% है, लिख सकते हैं। ऐसे ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा? और ये आपके लिए ही है कि आपके साथ रहने वालों के लिए भी है? सबके लिए। मान लीजिए आपका पति, आपका भाई, आपकी पत्नी, आपकी माँ, पिता, सबके लिए आपकी स्वीकृति कैसी है? तो जिसके लिए स्वीकृति कंप्लीट है, 100% है, उसके प्रति भाव कैसा है? 100%। जिसके लिए स्वीकृति पार्शियल है, उसके प्रति भाव कैसा है? पार्शियल है। तो इससे क्या पता चला? जैसा आपने भाव को स्वीकारा, मेरा देश, मेरा गांव, है ना, तो जैसा मैंने स्वीकारा है वैसी मेरी स्वीकृति। किसी ने स्वीकारा ही नहीं है मेरा देश। किसी को लगता है कि सबसे बड़ी गलती मेरी जिंदगी में यही हुई है कि मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ, मेरे को ऐसे सैंपल मिले हैं। उसको लगता है कि मैं अमेरिका में पैदा क्यों नहीं हुआ, और उसको प्लेन की छत पे भी बैठ के अमेरिका जाने मिले तो चला जाएगा। हाँ, ऐसे लोग मिलते हैं भाई, एक से एक जुनून वाले लोग मिलते हैं। तो इसका मतलब है उसकी स्वीकृतियां नहीं है भारत के लिए। किसी की स्वीकृतियां भारत के लिए ऐसी हैं कि भारत से बाहर जाना भी नहीं चाहता, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब है मेरी सारी जिंदगी मेरी स्वीकृतियों का खेल है। मेरा सारा सुख दुख मेरी स्वीकृतियों का खेल है। क्या मैंने स्वीकारा है और क्या मैंने नहीं स्वीकारा है। सारी जिंदगी इस बात पे चल रही है। कितने लोग अपनी जिंदगी में इस बात को फील कर पा रहे हैं कि हाँ, भाव की स्वीकृति है। जैसे जब आप इस हॉल में आए थे तो जो लोग पहली बार आए थे वो एक तरह की अपेक्षा लेके आए थे कि चलो कुछ अच्छा होगा। अभी आपकी स्वीकृति जैसी आप सोच के आए थे उससे कम है कि ज्यादा है? कितने लोगों की ज्यादा है? ये स्वीकृति आपकी बढ़ गई है, क्योंकि हॉल में आपने पिछले 3-4 घंटे में जो होते हुए देख लिया है, तो आपको ये समझ में आ गया कि बिल्कुल हमारी जिंदगी से बात हो रही है और बिल्कुल लॉजिकल बात हो रही है। तो आपकी स्वीकृति पहले से बढ़ी है कि घटी है? बढ़ गई। स्वीकृति बढ़ गई तो आपका भाव बढ़ गया है।
तो कितने लोग हाथ खड़े कर सकते हैं कि भाव बराबर भाव की स्वीकृति है, ये मेरे को समझ में आ रहा है? कौन अपनी जिंदगी से एग्जाम्पल लेके बताएगा? एग्जाम्पल लेके बताओ। माइक दो, गोपाल जी को माइक दो, इधर इधर पीली शर्ट। हाँ जी, कौन एग्जाम्पल दे के बताएगा कि मैं एग्जाम अपने रियल लाइफ। ये जो शब्द है, ये शब्द के अर्थ हमें समझ में आते हैं, समझता भी है क्या है, लेकिन उसको शब्द का रूप नहीं दे सकते। लेकिन जब आप हमें बताते हैं उसका मतलब, वो तो 100% स्वीकृत हो ही जाता है, लेकिन उसमें ये एक कॉन्फिडेंस आता है कि बस जो आप बता रहे ये यही है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। इसका मतलब स्वीकृति पूरी हो गई, पूरी हो गई। और जो सत्य होता है तो वो स्वीकृत हो ही जाता है, लेकिन जब तक बताते नहीं उसका भाव तैयार नहीं होता। बढ़िया। और कोई रियल लाइफ से एग्जांपल्स उठा के बता पाए? 2-3 एग्जांपल दे दो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, माइक दीजिए बाजू में। 45 साल के बाद जब मेरा यानी कि ये पीछे दुख रहा था तो सोनोग्राफी किया। सोनोग्राफी करने के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको सिंगल किडनी है। जब मुझे लगा सिंगल किडनी तो मैं बहुत परेशान हो गया, पूरा हमारा परिवार परेशान हो गया था। लेकिन मैंने ये भाव किया कि जो भी है भगवान ने मुझे दिया है वो मैं स्वीकार करूंगा और मैं उसी के साथ जिंदगी जी रहा हूँ कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा। भगवान ने दिए ना, एक सिंगल है लेकिन ये चल रही है अच्छी, तो ये मैंने स्वीकृत किया, मेरा भाव। बढ़िया। और 1-2 एग्जांपल, और 1-2 एग्जांपल अपनी जिंदगी से उठा के 1-2 एग्जांपल शेयर कर। गुड, माइक दीजिए। मराठी बोलतो। हाँ मराठी बोलो। हाँ जी मराठी बोल रहे हैं। मी याआधी म्हणजे 6-7 महिन्यापूर्वी विपश्यना शिबिर केलं। हाँ विपश्यना शिबिर केलं। तिथे असं सांगितलं गेलं की बा सुख आणि दुःख, सुखात तुम्ही स्थिर राहा आणि दुःखात सुद्धा स्थिर राहा, समता भाव, समता भाव ठेवा। आणि मला असं वाटायला लागलं की हेच खरं आहे, आपण दोन्हीकडे झुकायचं नाही, स्थिर राहणं म्हणजे योग्य जीवन आहे असं माझ्या दृष्टीने मला वाटायला लागलं। माझी स्वीकृती झाली। हाँ ये स्वीकार हो गया, ठीक है। बढ़िया बढ़िया, बोलो बोलो बोलो। बहन बोलने से माइक लेके उधर ही जाता है। कोई मैंने उत्तर नहीं दे रही और मैं दे रही हूँ तो मेरी स्वीकृति कि मैं हाँ। उत्तर दे रही हूँ। अब आपको हाँ बस बस बिल्कुल ठीक। तो पिछले 4-5 बार से लोगों ने देख लिया कि नहीं ये तो बोलती है, तो कोई नहीं बोल रहा तो चलो ये तो है ही। बढ़िया। तो आपको क्या देखते जाना है? तो लगातार इस बात को देखते जाना है कि जो देखो, फिर से रिपीट करता हूं, सारी धरती के सभी लोगों के पास समझने की क्षमता सीमित है कि असीमित है? असीमित है। कितना भी सोचो, सोचने की क्षमता खत्म नहीं होती। सोचने की क्षमता का, उस अस्तित्व के नियम को पहचान लेने का नाम समझ है। और जिस दिन पूरा पूरा पहचान लेंगे उस दिन सब लोगों के लिए एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? अभी क्या बोलते हैं, समझ सबकी अपनी अपनी अलग अलग। देखो ये सब भी समझने की बात है। अभी क्या बोलते हैं, समझ सबकी अपनी अपनी। ये कौन सी समझ की बात कर रहे थे भाई? एटम यदि जैसा है वो सबके लिए वैसा ही होगा कि अलग अलग होगा? वैसा ही होगा। सेल वैसा ही होगा। तो फिर ये अपनी अपनी अलग अलग क्या बोल रहे हैं भाई? इसी में सारी प्रॉब्लम हो रही ना। हम एक छत के नीचे साथ साथ रहते हैं कि जीते हैं? जीना चाहते हैं, जी नहीं पा रहे हैं, यही हमारी पीड़ा है। क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारी समझ अलग अलग अपनी अपनी है। क्या अलग अलग अपनी अपनी है? इंद्रियों से सुखी होने के मामले में सबकी समझ एक जैसी होगी कि अलग अलग होगी? अलग अलग ही होगी। किसी को नमक कम चाहिए, किसी को नमक ज्यादा चाहिए, किसी को ठंडी कम लगती है, किसी को रूप बल धनपद के मामले में सबका डिजाइन एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग ही होगा। इसी का नाम कंडीशनिंग है। सुबह उठने की आदत, रात को जल्दी की है ना, तो
तो जितने भी सारा ये आदत शरीर वाला जितना पक्ष है और शरीर से जुड़ा हुआ जितना सारा मामला है, ये सबके लिए एक रहेगा कि अलग अलग रहेगा? अलग अलग ही रहेगा। उसके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं। जो एक है वो समझ में आया नहीं, जो अलग अलग है उसमें एक होने की कोशिश कर रहे हैं। सारे लोग व्हाइट कपड़ा पहनेंगे? कभी नहीं होगा। सबकी शक्लें एक जैसी रहेंगी? कभी नहीं होगा। सबके मकान एक जैसे होंगे? कभी नहीं होगा। सब एक भाषा बोलेंगे? कभी नहीं होगा। जिस मामले में हम अलग अलग हैं ही बाय नेचर, उसमें एक होने की जरूरत भी नहीं है। वहां एक होने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक हम एक हैं ही, आप चाह के कुछ नहीं कर सकते, उसको हम पहचान नहीं पाए। तो एक है, उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। चलो, विचार समझ में आ गया भाव का। जैसे मैं क्या कर रहा हूं आपके साथ, मेरे पास एक समझ है। देखो ये भाव, अब ये समझ लेते हैं। भाव ही समझ है, और इसी का नाम सुख है, और इसी का नाम स्वीकृति है। ये एक ही चीज है। भाव, समझ, सुख, स्वीकृति, ये एक ही शब्द है जिसको हम अलग अलग नाम से बोल रहे हैं। तो मेरे पास एक समझ है, ठीक है, मुझको जीने की एक समझ है, जिसका मैं क्या कर रहा हूं, बार बार मैं विश्लेषण कर रहा हूं। मेरे पास एक भाव है, स्वीकृति है, समझ है, जिसको मैं विश्लेषण पूर्वक आपको प्रस्तुत करता हूं। आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? मैं विश्लेषण को ही विचार बोलते हैं। उस विचार को आप अपने में विश्लेषण करते हो और उसी भाव तक पहुंच जाते हो जिस भाव को मैं आपको पहुंचना चाह रहा था। तो मैं भाव से विचार के रूप में प्रस्तुत होता हूं, आप विचार से उसी भाव तक पहुंच जाते हो। उसी भाव तक पहुंच गए तो कम्युनिकेशन हो गया। इसी को कम्युनिकेशन बोल रहे हैं। कम्युनिकेशन क्या हुआ? मैं जो समझता था, आप भी उसको वैसा ही समझने लगे, तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो गया। तो भाव में, जो भाव मेरे पास था, अब वो भाव आपके पास भी है। तो मैं भाव से विचार प्रस्तुत होता हूं, आप विचार से भाव तक पहुंच जाते हैं। चलो, गुड, आगे चलते हैं। देखो, अब क्या समझ में आया? फिर से वही, हमारी सारी प्रॉब्लम क्या है? भाव और विचार की निरंतरता नहीं है। भाव और विचार में ऊंचा नीचा होता है। क्यों ऊंचा नीचा होता है? अभी हमारा भाव कैसा है? शरीर है। और शरीर कैसा है? परिवर्तनशील है। मेरा भाव ही परिवर्तनशील है, इसलिए मेरा भाव भी परिवर्तनशील है। बात पहुंची? कितने लोगों तक पहुंची? बोल के बताओ। देखो, आप संकोच ना लो, तो घर की बात है ना। घर के ड्राइंग रूम में ज्यादा लोग बैठे, इसलिए तो है, तो घर में बैठे अपने। फिर से बोलता हूं, भाव क्या है? भाव की स्वीकृति। और अभी हमारा भाव, जब मैंने जिंदा रहने को जीना माना है, तो मेरा भाव क्या है? शरीर। और शरीर कैसा है? परिवर्तनशील। मेरा भाव ही परिवर्तनशील है, इसलिए हमारा भाव भी परिवर्तनशील है। पहुंचा? बोल के बताओ। पहुंचा तो बोल के बताओ। आपने कैसे समझा? बोल के बताओ। कोई भी एग्जांपल उठाओ, बोल के बताओ। जैसे हमारे शरीर का, शरीर में आता है जैसे रंग रूप, तो दिखने में हम लोग काले रहते, तो उसमें परिवर्तन होने के बाद में सोचते हम लोग, ऐसा परिवर्तन करते कि क्या करेंगे तो फेयर दिखेंगे, फेयर एंड लवली। तो फिर उसमें परिवर्तन मतलब होते रहता है, करते रहते हम लोग, नहीं होता है। तो जब हम स्वीकार करेंगे कि हमारा रंग काला है, तो वो भाव की स्वीकृति होगी। हाँ, ये तो आपने सही बता दिया। ये तो आपने उस बात का आंसर दे दिया। देखो, जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, देखो कितनी बार ऐसा होता है कि जब मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है, तो मैं खुद ही को सुंदर महसूस करता हूँ। और जब मैं लो फील करता हूँ, तो मैं अपने आप को कुरूप महसूस करता हूँ। सिंपल काम है। तो इसका मतलब है कि मेरी सुंदरता में मेरी भाव और विचार की सुंदरता है,
मेरे चेहरे की चमक, मेरी आंखों में जो कॉन्फिडेंस है, वो भी मेरे भाव और विचार का कॉन्फिडेंस है। यदि भाव और विचार में लो फील करता हूँ तो मैं पूरा डल हो जाता हूँ। तो कभी कभी ऐसा सोचता हूँ मैं सही हूँ कि नहीं हूँ। कभी कभी जैसे गांधी जी के जवानी के फोटो उतने सुंदर नहीं है जितने बुढ़ापे की फोटो। वो जो आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल है, जो आदमी के भीतर अपने जीने की गरिमा है या जो उसके जीने की खुशी है, वो अलग तरह से दिखाई देगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देगी, आपकी भाषा और आपके भाव में दिखाई देगी। वो तो आपने सॉल्यूशन की बात कही। हम लोग चर्चा ये कर रहे थे, कहाँ चर्चा कर रहे थे? यदि अभी हमारा भाव ऊपर नीचे क्यों होता है, इस पे बात कर रहे थे। अभी हमारा भाव ऊपर नीचे क्यों होता है? जिससे हम भाव को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। हाँ, इससे होना ही, क्योंकि शरीर की निरंतरता नहीं है, इसलिए भाव स्थिर नहीं है। हमें चाहिए स्थिर कंटिन्यूस फ्लो में इन्फिनिट भाव चाहिए, और उसके लिए चाहिए अपने को मन का पोजीशन जो एकदम स्टेबल कंटिन्यूसली चलता है। इसलिए भाव यानी कि स्वीकृति जो है वो ब्रेक होके टुकड़ों टुकड़ों में आती है। कभी पद से आ जाती है, कभी स्पर्श से आती है, कभी इधर से, कभी उधर से, टुकड़ों टुकड़ों में आती है। अपने को कंटिन्यूस चाहिए, तो वो एक्सटर्नल चीज़ों में नहीं है, प्रकृति के जो नियम है उसको समझने में और उसकी निरंतरता अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कोई ऐसी चीज़ बनी हुई है जो नेचर से बनी हुई है, वो इस तरीके से चलती है, हमें भी इस तरीके से चलना है। अगर वो स्वीकृति हो गई तब निरंतरता बनी रहेगी। शानदार। एक दो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। बच्चे को आपसे काम है, क्या काम है? आज वो पैसा कमाता नहीं है, उसको पैसे की जरूरत है। जब उसको पैसे की जरूरत रहती है तब उसका भाव कैसा रहता है, बॉडी लैंग्वेज कैसी रहती है? और कल वो कमाने लगता है तो उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा हो जाता है? आज एक बच्चे को खाना नहीं आता है, आपसे खाना खाना चाहता है, बोलना चाहता है, सीखना चाहता है। और ये अब सारी बातों पे ठीक से ध्यान देखो। कोई चीज की क्रिया हमको दिख जाती है तो भाषा प्रॉब्लम नहीं बनती है ना। जैसे मैं 1 महीने भी आपके साथ रोज 8 दिन काम करूंगा, मैं 8 घंटे रोज बोलता हूँ, 20 साल से बोल रहा हूँ। कितने लोग टीचर हैं? हाथ खड़ा करो। टीचिंग या टीचिंग लाइन से हैं, आपको पता है बोलना क्या चीज होती है। मैं जितना फ्रेश सुबह रहूंगा उतना ही फ्रेश शाम को रहूंगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि बोलना कितना एनर्जी कंज्यूमिंग काम है, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? आप निरंतर चीजों, मैं निरंतर चीज को बोलता हूं, आप परिवर्तनशील चीज को बोलते हो, इसलिए आप थक जाते हो, मैं नहीं थकता। आपको पता है एजुकेशन में हमारा जो पीरियड रहता है वो 45 मिनट्स ऐसा चलता है, क्योंकि ये माना गया है कि आदमी की लिसनिंग कैपेसिटी 45 मिनट, उसके बाद आदमी भी बदलते हैं, टॉपिक भी बदलते हैं। यहाँ ना आदमी बदलता है ना टॉपिक बदलता है, और आदमी की लिसनिंग कैपेसिटी घंटों में चली जाती है। क्यों? क्योंकि ये सुख का मामला है, अंदर की बात है। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे चाय के। यदि भाव परिवर्तनशील है तो भाव भी परिवर्तनशील होगा। और कैसे हमने समझा? किसी से काम होता है तो हमारा भाव अलग हो जाता है, काम निकलते ही हमारा भाव अलग हो जाता है। इसका मतलब है ना, छोटा बच्चा रहता है उसके लिए भाव हमारा अलग होता है, और कोई हमारी बात मानता है तो उसके लिए हमारा भाव अलग है, नहीं मानता है तो उसी व्यक्ति के लिए हमारा भाव बदल जाता है। तो हमने देखा कि यदि भाव परिवर्तनशील है तो भाव भी परिवर्तनशील है। एक बात समझ में आ गया, यदि भाव निरंतर हो जाए, अब लॉजिक ये कहता है यदि भाव निरंतर हो जाए तो भाव भी निरंतर हो जाए। सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं लग रहा है इसमें? आगे चलो। अब हमको ये देखना है कि क्या निरंतर है हमारे पास आज और अभी, है ना। धीरे धीरे फिर इसी पे 7 दिन काम करते हैं। जैसे मैं अभी आपसे पूछूं कि क्या चीज है जो आज और अभी निरंतर है और सभी के साथ निरंतर है? क्या निरंतर है? तो एक तो ये समझ में आया कि सभी मानव की मूल चाहना
सभी मानव की मूल चाहना सुख है और सुख की निरंतरता है, ये बना ही रहता है चाहना के रूप में। चाहना के रूप में सभी मानव में सुख की चाहना निरंतर बना ही रहता है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। केवल इतना ही किया जा सकता है कि ये कैसे मिलेगा, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। ये सभी में निरंतर है, आज और अभी, पूरे धरती के सभी मानव। दूसरा ये भी समझ में आया कि सभी मानव में जो विचार की ताकत है, जो विचार की ताकत है, वो भी अक्षय है या निरंतर है, आज और अभी। सभी मानव में विचार की ताकत निरंतर है। तीसरा, अब ये सिंपल लॉजिक है, यदि मूल चाहना निरंतर है, विचार की ताकत निरंतर है, तो ये हो कहाँ रहा है? देखो, खाना खाने से मिली ताकत सीमित है कि असीमित है? सीमित है। विचार की ताकत सीमित है कि असीमित है? इसका मतलब खाना खाने से तो नहीं आती, नहीं तो बादाम खाने से भाव और विचार की क्वालिटी बढ़ जाती। और जो सूखी रोटी खा रहा है उसका भाव और विचार अलग टाइप का होता है। पर इसका बिल्कुल रिवर्स हो सकता है। बादाम खाने वाले की विचार की क्वालिटी बहुत लो हो सकती है और सूखी रोटी खाने वाले की बहुत हाई हो सकती है। इससे ये पता चला, इसका मतलब जहां जिसकी ये चाहना है, जिसकी ये चाहना है और जिसमें ये ताकत है, वो स्वयं निरंतर है। स्वयं मैं निरंतर हूं, अमर हूं। इसको समय आने से धीरे धीरे और खोलेंगे। तो शरीर मरता है, मैं नहीं मरता हूं, इसको धीरे धीरे समझेंगे। चौथा, ये भी समझ में आया कि सृष्टि में चाहे जड़ से संबंधित या चैतन्य से संबंधित जो भी नियम है, वो नियम अपने आप में निरंतर ही होता है। निरंतरता को ही नियम बोलते हैं। ये भी निरंतर है। और ये भी ध्यान में आता है कि आखिर ये नियम आ कहां से गया? नियम है, ये सच्चाई है, लेकिन ये नियम बन कैसे गया? किसने बना दिया? इसका मतलब है कि उस नियम का जो आधार है, जो नियम का आधार है, वो आधार अपने आप में नित्य है। इसको भी समझ आने से, समय आने से समझेंगे। बढ़िया। तो परिवर्तनशील चीजें ज्यादा हैं, परिवर्तनशील भाव ज्यादा है कि निरंतर भाव ज्यादा है? परिवर्तनशील तो बहुत छोटा सा है। परिवर्तनशील केवल शरीर है और भौतिक वस्तुएं हैं। तो जितना भी भौतिक रासायनिक संसार है, बोलते हैं ना सब बदल जाएगा, तो सब नहीं बदलता है। केवल भौतिक रासायनिक संसार बदल जाएगा, है ना। विचार की ताकत निरंतर है तो निरंतर ही रहती है, ये कभी नहीं बदलती है। सुख की चाहना निरंतर है तो ये कभी नहीं बदलती है। मैं हूँ, मैं निरंतर हूँ, इसमें और कुछ ये कभी नहीं बदलता है। नियम तो निरंतर है ही, उसका आधार नित्य है ही, वो भी निरंतर है। तो इस अर्थ में देखा जाए तो जो बदलने वाला भाव है, जो बदलने वाला भाव है, वो मात्र शरीर है। इसके अलावा जो कुछ भी है सब निरंतर है। तो यदि ये निरंतर भाव मुझको समझ में आ जाए तो मेरा भाव भी निरंतर हो जाए। इतना ही कुल काम है। इतनी बात कही। किसी को नहीं समझ में आई हो तो संकोच ना करें, बोल दे। और किसी को समझ में आ गई हो, हालांकि गोपाल भाई ने बोला ही, या आप और किसी को और लगता है बोलना है तो इसको बोल दो। कौन बोलेगा इसको? मराठी में कौन बोलेगा? मराठी में बोलेगा? मराठी में कौन बोलेगा? बोलो, मराठी में बोलो। बोलो बोलो, माइक लो। बंधुंनो, भाव आणि विचार या दोन गोष्टी चर्चा चाललेली आहे. भावाचा अर्थ होतो भावाची स्वीकृती. इथून आपण गोष्ट सुरू केली. ठीक आहे. तर भाव निरंतर आहे तोच आपला भाव होऊ शकेल.
आणि जी वस्तू परिवर्तनशील आहे ती केवळ भौतिक आणि रासायनिक वस्तू आहे, एवढं आपल्या लक्षात आलेलं आहे. ठीक आहे, एवढी वस्तू. तर निरंतर वस्तू अधिक आहेत की भौतिक रासायनिक परिवर्तनशील वस्तू अधिक आहे? आत्ता जर वरून धरून पाहिलं तर आपल्या लक्षात येतं की भौतिक आणि रासायनिक वस्तू अधिक आहे असं आपल्याला वाटतं. पण तू मुळात जर पाहिलं, थोडी लिस्ट मी उलट करून देतो, खालून पहा. तो मूळ जो आधार आहे तोच नित्य आहे. कधी अस्तित्व नव्हतं असं कधी झालं का? तसं आपण कधी नसतो असं कधी होईल का? म्हणजे आधार हा नित्य आहे. त्याच्यानंतर जर पाहिलं तर लागू असलेले नियम जे आहेत ते निरंतर आहे. दुसरी वस्तू. तिसरी वस्तूच्या वर जाऊन पाहिलं तर स्वयंमध्ये आपण स्वतः आहोत, नेहमी असणार आहोत. शरीर आहे आणि नाही. आत्ता लागू आहे काही नंतर नसतात, पण आपण मात्र नित्य असतो. अशा निरंतर वस्तूचा पुढे पहा जो विचार आहे करण्याची ताकद, ती अक्षय बल शक्ती संपन्न आहे. अर्थात ती खाण्यावर निर्भर करत नाही. आपण नेहमीच विचार करतच असतो. विचार करण्याला वेळ लागत नाही, आपणच विचार स्वरूपात असतो. हे दिसतं की नाही? म्हणजे भाव आणि विचार सुद्धा आपले निरंतर आहे आणि ते अक्षय आहेत. कधी न संपणारी ताकद आहे आपली. ठीक झालं हे? आता वरचा बिंदू पहा. मुळात जी आपली चाहना आहे ती सर्वांची, जर ती वेगवेगळी असती तर आपण कधीच एक झालं नसतो. मुळात आपल्या सर्वांची चाहना एक आहे, त्याच्यामुळे भाव तर एक होऊ शकतो. ही संपूर्ण एक लिस्ट आहे जी निरंतर वस्तूची आहे आणि ती सर्वांची एक आहे आणि म्हणून आपण एक होऊ शकतो. या भौतिक रासायनिकमध्ये एक होण्याची जागाच नाही आहे. ती प्रत्येक वस्तू वेगवेगळी, क्षणोक्षणी वेगळी आणि प्रत्येकाची वेगळी आहे. जसं रंगरूप आपलं सगळं काही वेगवेगळं आहे. तर हा एकदा आधार तपासून पाहायला पाहिजे की हा सनातन आधार, अगदी शाश्वत आधार, निरंतर आधार हा सगळ्यांचा एक आहे की नाही आहे. सर्व वस्तूंचा पुढे आपण याच्यावरच बोलणार आहोत. ठीक झालं एवढं? हेलो, हाँ जी, और लिखना है कि हो गया? लगता है हो गया सर। हो गया। हो गया। तब एक काम करो कि जो कुछ आपको
दिन भर में लगा। चले, कैसा रहा? बढ़िया। कुछ शेयरिंग हो जाए, क्या निकला? हाँ जी, माइक 2-4 लोग शेयर चर्चा से तो बहुत कुछ निकला होगा। जो कुछ मैं समझ पाया हाँ। वो यहाँ शेयर कर रहा हूँ। भाव और विचार की प्रमुखता और निरंतरता बनी रहनी चाहिए। शाश्वत क्या है इसकी समझ सबको आनी चाहिए, और मैं शाश्वत हूँ, शरीर नश्वर है, इसका ध्यान रखना चाहिए। सुख की चाहत क्या है, यह निरंतर है, सुख की चाहत। और सुख को एक समान अगर हम परिभाषित कर ले परिवार में, समाज में, तो शायद एक दूसरे के नजदीक बहुत अच्छी तरीके से आ सकते हैं। जिसे हम महत्वपूर्ण समझते हैं सुख के लिए, वो शरीर क्षणभंगुर है या वो साधन क्षणभंगुर है, वो समाप्त हो जाएंगे। बाकी चीजें नित्य रहेंगी, निरंतर रहेंगी। समझ का स्वभाव हमें निर्माण करना है और उसे सब तक पहुंचाना है, शेयरिंग करना है। परिवार में जो पीढ़ियों का अंतर है उसे समझना जरूरी है, और जो परिवर्तन आज हो रहा है उसे मानकर उस परिवर्तन में क्या परिवर्तन करना है इसकी समझ निर्माण करना है। अपनी चाहत को पूरी तरह से समझ लेना कि हम क्या चाहते हैं और उसे पूरा करने के लिए हमें किस प्रकार कार्य करना होगा, हमारी दिशा क्या रहेगी, इस पे कार्य करने की जरूरत है। और अंतिम है स्टेट ऑफ माइंड, यह अत्यावश्यक है हमारे लिए। धन्यवाद। जी जी। देखिए, आज हमने जितनी चर्चा की, हमारी चाहत एक है, उसको पूरा करने के तरीके हमने अलग अलग बना रखे हैं, लेकिन मूल में हम सभी चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि मैं हमेशा खुश रहूं, मेरा परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त रहे, समाज भय से मुक्त हो, प्रकृति में संतुलन हो, इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। तो धरती के सभी लोगों की चाहत अपने लिए, परिवार और समाज के लिए एक ही है। और अब ये भी समझ में आता है कि सरकार शासन के लिए है, सरकार समाज के लिए है कि समाज सरकार के लिए? समाज के लिए सरकार है,
कि सरकार के लिए समाज है? समाज के लिए सरकार है। अभी स्थिति कैसी है? बस इतना ही अंतर है। इससे समझ में आया कि समाज विधिवत चले, समाज विधिवत चले, ठीक से चले, खुश रहे, उसी के लिए समाज के प्रतिभा संपन्न लोगों को, समाज के धन को एक जगह इकट्ठा करने का नाम सरकार है। ये ध्यान में आ गया? इस समाज सरकार चलाने वाले लोग मंगल ग्रह से नहीं आते हैं, और उनके पास सरकार पैसा भी नहीं कमाती है, पैसा आम आदमी ही कमाता है। तो आम आदमी का पैसा है, और लोग भी उन्हीं आम लोगों में से हैं जिन्होंने कोई विशेष योग्यता पाई, विशेष किसी काम के लिए। उनके माध्यम से हम ये कोशिश करते हैं कि समाज ठीक से चले, समाज मजबूत हो। तो समाज मजबूत हो, ये सरकार की सफलता है। समाज कमजोर हो, अभी स्थितियां कैसी हैं? अभी स्थितियां कैसी हैं? समाज जितना कमजोर होगा उतना सरकारें और कंपनी के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि कमजोर लोगों को हाँक पाना सरकार के लिए और तमाम कंपनी के लिए, बाकी सब के लिए इजी रहता है। तो ऐसा आप समझेंगे तो उसका एक ही मतलब है। तो इसका मतलब है कि जब हम भाव और विचार की बात कर रहे हैं तो भाव और विचार में वो तमाम राजनीतिक सॉल्यूशन भी होंगे, तमाम न्याय की प्रक्रिया के सॉल्यूशन भी होंगे, तमाम शिक्षा के सॉल्यूशन भी होंगे। तब तक मैकाले शिक्षा को गाली देते रहेंगे, उसको मरे हुए 150 साल हो गए, कब तक उसकी लाश ढोएंगे? तो हम एक आज़ाद देश के लोग हैं। इस आज़ाद देश में हमारी शिक्षा क्या हो, इसको हम तय कर ही सकते हैं, उसमें हम सक्षम हैं। लेकिन हमारे पास कोई कंटेंट होगा तो तय कर पाएंगे। नारे लगाने से शिक्षा नहीं चलती। तो इसका मतलब है कि 7 दिन हमको ये देखना है कि जो कुछ भी कंटेंट आपके सामने आ रहा है उसमें एक व्यक्ति, परिवार, समाज, सरकार, है ना, जो कुछ भी हम सारी चीज़ें कह रहे हैं, बाजार और पूरा विश्व चलाने का कोई व्यवहारिक स्वरूप दिखता है कि नहीं। फाइनली यदि एक परिवार में, यदि समाज, यदि पूरे विश्व के समाज की बात करें तो क्या चीज़ है? वो परिवारों का समूह ही है। पूरा विश्व का सारा समाज परिवारों का समूह है। अपने परिवार में हम इस आत्मविश्वास को पा जाएं कि शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होकर जिया जा सकता है, अपनों के साथ जिया जा सकता है, बिना दूसरों से प्रभावित हुए अपनी आवश्यकताओं को पहचाना जा सकता है। ऐसा हम एक परिवार के रूप में पहचान पाए तो हमको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि बाई एजुकेशन हम पूरे विश्व में, है ना, वसुधैव कुटुंबकम को बाई एजुकेशन ले जाया जा सकता है। ये भारत की देन पूरे विश्व को हो सकती है। बड़ी संभावनाएं हैं, उपयुक्त समय है, कैसे इसको समझा जाए, पूरा किया जाए। आप कुछ, माइक आपके पास है, मैं 2 मिनट में बात पूरी कर दूं। तो देखो, एक तो ये समझ में आया कि मानव जब हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली मानव के पास 5 ऐश्वर्य हैं। ऐश्वर्य का मतलब है जिससे उसकी पहचान है। ऐश्वर्य को हमने कहा कि कभी वो उसको रूप, बल, धन, पद और बुद्धि, ये 5 ऐश्वर्य हैं। वर्तमान शिक्षा से जो कुछ भी हमने किया उससे हमने अभी तक शिक्षा के माध्यम से ये तय किया, शिक्षा के पूरी शिक्षा, वर्तमान शिक्षा अभी कहें तो उसमें लॉजिक और मेमोरी का खेल है। अभी वर्तमान की विश्व की सारी एजुकेशन लॉजिक और मेमोरी पे बेस्ड है। लॉजिक और मेमोरी को यूज करके हमने स्किल पाई, इन्हीं स्किल्स को हम धन और पद के रूप में, इन्हीं स्किल्स को हम धन और पद के रूप में पहचानते हैं। इसका पॉजिटिव पार्ट है कि इसमें जिंदा रहने का काम हो गया। लेकिन मानव की पहचान और मानव का सम्मान की जब बात आई तो मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मेरी पहचान आपसे ज्यादा है, तो ज्यादा पैसा पाने के लिए मैंने दूसरों का शोषण करना शुरू किया। और इस तरह से पूरी धरती पे प्रकृति और मानव एक दूसरे के शोषण का शिकार है। क्योंकि बड़ा आदमी कौन है? जिसकी सैलरी ज्यादा है। बड़ा आदमी कौन है? जिसके पास पैसा ज्यादा है। और वो पद किसी काम का नहीं जिससे पैसा ना आता। तो पद भी वही काम का है जिससे पैसा ज्यादा आता, या पद का भी इतना ही मतलब है कि वो बहुत सारी चीजों को प्रभावित कर सकता है।
तो अभी तक की हमारी कुल यात्रा को देखें तो वो जिंदा रहने की यात्रा है। हमारी अभी तक की सारी यात्रा संवेदनहीनता से संवेदनशीलता की यात्रा है। इससे ज्यादा यात्रा हमारे पास है नहीं। अच्छे से अच्छा आदमी होगा तो कैसा होगा? संवेदनशील होगा, अपने तन मन धन का नियोजन दूसरों के, है ना, दूसरों के जिंदा रहने में लगाता होगा, है ना। और खराब से खराब आदमी होगा तो कैसा होगा? संवेदनहीन होगा। स्किल इसके पास भी बहुत बड़ी हो सकती है और स्किल इसके पास भी हो सकती है। केवल क्या फर्क है? संवेदनहीन व्यक्ति ने स्किल का दुरुपयोग किया, संवेदनशील व्यक्ति ने स्किल का दूसरे लोगों के जिंदा रहने में सदुपयोग किया। लेकिन अपने में भाव और विचार की निरंतरता हो जाए, है ना। सही अर्थों में ऐसी राजनीति का स्वरूप कैसा होगा जिसमें केवल धन और पद के धन के आधार पर ये वोटों का बंटवारा नहीं होगा और जिस तरह से समाज का ऐसा दोहन नहीं होगा। आज हमारा राजनीतिक ढांचा, हमारा इलेक्शन का मैकेनिज्म समाज के ऊपर बोझ है। इवन हमारी ब्यूरोक्रेसी भी जिस तरह से चलती है वो भी अब धीरे धीरे तमाम सरकारों को भी ये लगने लगा है कि नहीं, गाड़ी ऐसे नहीं चलेगी। लेटरल एंट्री और तमाम तरह की बातें हम सब जगह में सोच रहे हैं। हमारे परिवार जैसे चल रहे हैं, हम कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं और युवा पीढ़ी लगभग शादी ना करने की जगह में पहुंच रही है। इसका मतलब है जब हम ये कहते हैं कि भाव और विचार में समाधान होगा, इसका मतलब है कि समाधान समस्या के अगेंस्ट में नहीं है, समस्या के अगेंस्ट में समाधान नहीं है। ये पूरी प्रकृति किसी नियम से है, उस नियम की समझ का नाम समाधान है। और जब मैं उस समाधान के साथ होता हूँ तो जिंदगी में कुछ भी सामने आता है तो उसका कोई प्रैक्टिसेबल सॉल्यूशन हमारे पास होता है। तो जब ये सॉल्यूशन का नाम, वो सॉल्यूशन का नाम बुद्धि है। तो बुद्धि वो जगह है जहाँ बोध होता है, बोध वो जगह है जहाँ जानना होता है, टू नो द थिंग्स एज दे आर इन द एग्जिस्टेंस। नेचर में इकाइयाँ जैसी हैं उनको वैसा ही जानना, ये जानने की अभिव्यक्ति ही जीना है। ये जीने की अभिव्यक्ति ही मानव में समाधान बराबर सुख के रूप में दिखाई देती है। जीने की अभिव्यक्ति ही परिवार के सभी मानव में समाधान और परिवार में समृद्धि के रूप में दिखाई देती है। अभाव से मुक्त मानसिकता, ना वस्तु की कमी हो, ना वस्तु की कमी का एहसास हो, यही समाज में भय मुक्ति, सभी मानव समझदार हों, सभी परिवार समृद्ध हों तो समाज भय मुक्त होगा और फाइनली ऐसा व्यक्ति जीता हुआ होगा। तो प्रकृति के साथ, प्रकृति में जड़ प्रकृति, चैतन्य प्रकृति दोनों की बात करते हैं तो मानव में समाधान होगा, परिवार समृद्ध होगा, समाज भय से मुक्त होगा, प्रकृति में संतुलन होगा। तो इसका मतलब है इतना ही काम पूरे विश्व को करना है, इतना ही काम पूरी एजुकेशन को। तो एजुकेशन का इसी को मानव लक्ष्य कहा गया है, इसी को मानव लक्ष्य कहा कि परिवार में सुख, मानव में सुख, परिवार में समृद्धि, है ना, ये सुनिश्चित हो जाए, इसी का नाम मानव लक्ष्य है। इस मानव लक्ष्य के अनुकूल योग्यता उपलब्ध कराया जा सके, इसी का नाम शिक्षा है। इस मानव लक्ष्य के लिए आदमी को योग्य बनाया जा सके। 20 साल और क्यों घिस रहे रोज 6 घंटा? तो 20 साल 2 रोटी कमाने के लिए नहीं घिस रहे थे, है ना। देखो हमने तनख्वाह की बात की है, मनख्वाह की बात नहीं की है ना। तनख्वाह तो हो गया, मनख्वाह का क्या होगा, मन का क्या होगा? तो अभी तक हमने पेट भरने के बारे में सोचा है, मन खाली है, मन को भरने की दवाई हमारे पास नहीं है। इसलिए तमाम उपलब्धियों के बाद हमने उस खालीपन को भोगा है, अपनी जिंदगी में उस खालीपन को देखा है। तो यहाँ हमारी ये क्लैरिटी बनती है कि बेसिकली ये जो वर्तमान में अभी तक हमारा सारा जो काम, ये जो शिक्षा आई तर्क और मेमोरी से, तो वर्तमान शिक्षा तर्क और तो रूप हर आदमी किसी रूप के साथ होता ही है, हर आदमी किसी शरीर के साथ होता ही है। प्रकृति में संसाधन है ही, स्किल पूर्वक हमने उसको पाया है और किसी स्किल को ही हम पद के रूप में भी देखते हैं। इस रूप में अभी तक जितने भी पद हैं वो शरीर सापेक्ष है। रूप बल धन पद खराब चीज है क्या? रूप बल धन पद खराब चीज है क्या? लेकिन रूप बल धन पद फिर क्या चीज के लिए है? इसकी सार्थकता क्या है?
जैसे पेन की एक सार्थकता है कि हम इसको लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। रूप बल धन पद की सार्थकता क्या है? संवेदनशीलता है? रूप बल धन पद की सार्थकता क्या है? तो रूप बल धन पद बुद्धि के व्यक्त होने का साधन है। तो रूप बल धन पद साधन है, साध्य नहीं है। रूप बल धन पद ये सब साधन है, बुद्धि साध्य है ना? तो बुद्धि के व्यक्त होने के लिए रूप बल धन पद है। अब बुद्धि नहीं है और आपको पद मिल भी गया तो क्या करेंगे? कोई विजन नहीं है, पद मिल भी गया तो क्या करेंगे? थोड़ा मकान का साइज बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा गाड़ियों का साइज बड़ा कर सकते हैं, 2-4 और पैसे कमाने के जुगाड़ कर सकते हैं, और जिंदा रहने का सामान जीने के काम आता नहीं है। आप वो ऋणी होके जा रहे हैं। वर्तमान परिभाषा में जिसको हम सफलता कह रहे हैं, वो जिंदगी के ऊपर ऋण लेके जा रहे हैं, वो सफलता है नहीं। तो जिंदगी में बहुत मेहनत किया, समाज में बड़े कहला गए। बड़ा आदमी बनना है कि बढ़िया आदमी बनना है? बड़ा है ना, बढ़िया आदमी बनना है। बढ़िया आदमी का मतलब है कि सारा, तो कुल मिला के हम बुद्धि अर्जन के लिए क्या, ये बुद्धि अर्जन का काम हो जाए। बुद्धि इसलिए मनमानी, इसको यहाँ तक का खेल मन का खेल है, यहाँ का खेल बुद्धि का खेल है। तो मनमानी पूर्वक जीना है कि बुद्धिमानी पूर्वक जीना है? बुद्धि वो जगह है जहां जिंदगी समझ में आती है। वर्तमान में कितने प्रतिशत लोग बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं? खाली, ऊपर वाला माला खाली है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम डॉक्टर हो गए कि इंजीनियर हो गए कि IIT चले गए कि IIM कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुद्धि अभी नहीं आई है। बुद्धि आई होती तो अपनों के साथ ठीक से जी पाए होते। ये ग्लोबल वार्मिंग विकसित देशों के कारण है कि अविकसित देशों के कारण है? इनको विकसित कहा जाए कि अविकसित कहा जाए? हम तो ऐसी गाड़ी से इतने चकाचौंध हो जाते हैं कि और कुछ सोचने की फिर फुर्सत नहीं मिलती, है ना? ये तमाम ये प्रॉब्लम, फैमिली वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग, ये पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा है कि अनपढ़ लोगों में ज्यादा है? किस बात का बड़प्पन बताया जाए? ना आदमी के साथ जीना आया, ना नेचर के साथ जीना आया। तो इसका मतलब है कि मानव और पशु में इतना ही अंतर है कि मानव में सोचने समझने की क्षमता है, लेकिन अभी तक मानव ने सोचने समझने की क्षमता को स्किल के लिए इन्वेस्ट किया है। इसलिए पेट भरने का जुगाड़ हो भी गया है, ये उपलब्धि की बात है। लेकिन मन भरने का जुगाड़ हो जाए, उसको विवेक बोलते हैं, है ना? उसको विवेक बोलते हैं। तो कम से कम ये मन भरने का जुगाड़ हो जाए तो हम बुद्धि पूर्वक जिए। बुद्धि के व्यक्त होने के लिए रूप बल धन पद है। तो रूप बल धन पद सुशोभित होता है जब एक आदमी किसी विजन को ट्रांसलेट करता है। नहीं तो हम खुद समाज में बोझ हो जाते हैं। देखो, माँ बाप के रूप में हमारे पद फ्लॉप हो गए। माँ बाप भी तो एक पद है। यदि बुद्धि नहीं है, यदि जीने की समझ नहीं है, तो हमारा माँ बाप होना भी सफल नहीं हुआ है। अभी हम अपने बच्चों के बायोलॉजिकल माँ बाप हैं कि सही अर्थों में माँ बाप हैं? जोर से बोलो। बायोलॉजिकल। अभी हम अपने बच्चों के लिए बायोलॉजिकली माँ बाप हैं, और बायोलॉजिकल माँ बाप बनने में आपकी योग्यता बहुत कम है। वो तो प्रकृति विधि से हो रहा है। हाँ ठीक है, कमाने खाने का कोई काम हमने मेहनत करके किया है, यहाँ तक कि हमारी उपलब्धि की बात ठीक है। तो जिंदा रहने में हम सक्षम हैं, जीने की बात अभी शेष है। ये बात ध्यान में आने से, और जिंदा रहने का कोई सामान जीने में आता नहीं है, इसकी नो एंट्री का बोर्ड लगा। तो रूप बल धन पद खराब चीजें ऐसा नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जब तक जीने का स्वरूप नहीं है, हम कुल मिला के रूप बल धन पद का करेंगे क्या? भोग की ओर जाएंगे। बढ़िया। इसलिए इस पूरी शैली में क्या क्या आपसे नहीं कहा जा रहा है, क्या क्या चीजें आपके साथ देखो नहीं की जा रही। आपको कुछ भी मानने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है, कोई उपदेश नहीं दिया जा रहा है, ये करो ये ना करो, है ना? चाहिए शब्द का उपयोग नहीं हो रहा है। एक बार भी, मैं 8 दिन में, अभी तो हम 3 दिन बात करेंगे, लेकिन एक बार भी हम चाहिए शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। अब सोच लीजिए, अपने घर में आपको 4 काम नहीं करने हैं, उसके बाद आप क्या बात करेंगे? किसी को कुछ मानने के लिए नहीं कहना है, कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहना है, कोई उपदेश नहीं देना है,
और चाहिए शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। तो हम जिंदगी में फिर सही अर्थों में समझने समझाने की बात कर रहे हैं। नहीं तो जब मैं मानने की बात कर रहा हूं तो मैं मना रहा हूं कि समझा रहा हूं? अभी हम मनाने को समझाना बोलते हैं, और ये करो ये मत करो उपदेश देने को जिंदगी बोलते हैं। जबकि ये नहीं करो से ये निकल के नहीं आया कि जिंदगी में करना क्या है। तो जिंदगी हमारे पास है नहीं, जिंदा रहने को हमने जीना माना है, उसमें हमने सब कुछ पाने की कोशिश की है, उसकी वो औकात नहीं है, उसकी वो हैसियत नहीं है, इसलिए मिलेगी नहीं। जब मिली नहीं तो कुछ लोगों ने ये भी कह के चले गए सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया। ये अंतिम ज्ञान जो सभी बुजुर्गों के पास होता है, इसलिए जवान लोग बुजुर्गों से थोड़ा दूर रहते हैं। बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। किसी घर वालों से ये कहना है कि हमारी एक वर्कशॉप चल रही है, उस वर्कशॉप में ये कंपलसरी आइटम है कि जो भी कुछ समझ में आया उसको जाके अपने घर वालों को प्यार से सुनाओ कि मैं समझ पाया कि नहीं समझ पाया, और वो क्या बोलते हैं इसको आके कल हमको बताना है। कितने लोग कर पाएंगे? कितने लोग कर पाएंगे? बाकी लोग की तो हिम्मत नहीं हो रही। भाई आपको एक विद्यार्थी की हैसियत से अपने परिवार के सामने प्रस्तुत होना है। मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, मैं क्या समझ के आया ये आपको बता रहा हूँ, आप बताओ इसमें ठीक है कि नहीं। अब आप क्या भाषा का प्रयोग करोगे कि उनको आप जो बात कहें वो ठीक लगे, अपने आप भाषा बननी शुरू हो जाएगी। तो ये कोशिश करके देखो, ये आपका भी एक टेस्ट है कि दिन भर में आपको क्या क्लैरिटी बनी। तो अपने परिवार में उनको बिठाओ और 10 मिनट में 15 मिनट में आपको क्या समझ में आया, पॉइंट वाइज नंबर 1 2 3 4 क्या कहने की कोशिश करेंगे कि मेरे को कुछ बात समझ में आई। देखो कलम कहाँ से शुरू करें? जीना क्या? कलम यहाँ से आखिर जिंदा रहना तो ठीक है, हो गया। अब बताओ फिर जीना क्या है? तो जीना क्या है तो बताओ। जीना समस्याओं के साथ होता है कि समाधान के साथ होता है? और जीना प्रश्नों के साथ होता है कि प्रैक्टिसेबल आंसर्स के साथ होता है? इस पूरी सृष्टि में मानव के पास कितने प्रश्न हो सकते हैं, उनको गिना जा सकता है कि नहीं? नहीं। तो नहीं गिना जा सकता है तो उसको अनंत बोलते हैं। आपने कहा कि अनंत प्रश्न है, और जिस तरह से रेत मुट्ठी से निकल जाता है ऐसे ही जिंदगी भी मुट्ठी से निकल जाती है, क्योंकि जिसको गिना ही नहीं जा सकता है तो उसके उत्तर भी क्या होंगे। तो यहाँ ये आपको प्रस्ताव दे रहे हैं, मध्य दर्शन सहअस्तित्ववाद आपको ये प्रस्ताव देता है कि मानव के पास मूल प्रश्न केवल 2 हैं। क्यों जीना है और कैसे जीना है? क्यों जीना है और कैसे जीना है? क्यों जीना है का मतलब जिंदगी का लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है, पाना क्या चाहता हूं, आखिर जिंदगी में पाना क्या चाहता हूं। जब शरीर छूटने का समय आए 10 साल बाद 20 साल बाद, आखिर मैं कहां पहुंचना चाहता हूं, पाना क्या है, और जो कुछ भी पाना है उसको पाने का तरीका क्या होगा। कुल मिला के इतना ही खेल, सारी जिंदगी का खेल इतना ही। आपने कहा कि अनंत प्रश्न है, मैंने आपसे कहा कि 2 ही प्रश्न है। अब तीसरा प्रश्न बना के दिखाओ। तीसरा प्रश्न है हाँ जी, इस तरह से है कब से जीना है? कब से जीना है? अच्छा, तो अब तक क्या कर रहे थे? आज तो ये तो मैंने ठीक पूछ लिया। 50 के आसपास के लोग पता है क्या पूछते हैं शिविरों में, किसके साथ जीना है? आज तो सभी समझ रहे हैं, लेकिन ये अगर हम हमारे घर को जाके बोलेंगे कि ये जो है पद पैसा कुछ नहीं है, ऐसा मैंने नहीं कहा है, हमारे घर वाले मैंने नहीं कहा है, इसलिए इसलिए जाना ही नहीं। वही तो बात है। तो आप कुल मिला के इसलिए हम क्या करेंगे, 2-3 दिन सुनेंगे, सुनने के बाद ये जो तीसरा प्रश्न मैंने पूछा है, कब से जिएंगे? ये बताना कब से जिएंगे, जब समझ पाएंगे तभी जी पाएंगे, तब तक झेलेंगे और जिलाएंगे। समझने का फलन ही जीना होता है, इसलिए लिखा कि जानने की अभिव्यक्ति ही जीना है। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन, किसके लिए जीना है? ये देखो
कहाँ गया परिवार? मतलब लगता है जिनके साथ जी रहे हैं तो कोई काम के हैं, किसी और को ढूंढो, और जो कोई और है वो भी किसी के परिवार का हिस्सा है, वो भी किसी और को ढूंढ रहा है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, बस हो गया, सरेंडर। 80 साल, बस इतना सा सिलेबस है पूरी एजुकेशन। मात्र 2 क्वेश्चन है, पूरे विश्व की सारी यूनिवर्सिटी, सारा धर्म, सारा अध्यात्म, सारा समाज मिलके केवल 2 प्रश्न का उत्तर दे दे तो आदमी की जिंदगी सफल है, क्योंकि तीसरा कोई क्वेश्चन हमारे पास है नहीं। तो मूल में ये 2 प्रश्नों का उत्तर 7 दिन में एक हमारा व्यू आ जाता है, इन दोनों प्रश्नों को लेके एक व्यू बन जाता है ना। तो देखिए 2 ही प्रश्न हैं, तो इससे ये क्लैरिटी बन गई कि एजुकेशन का कुल सिलेबस क्या है, एजुकेशन का बेसिकली पूरा ब्लॉक कितना है। तो हम देखें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा ध्यान हमारा क्यों जीना पे है कि कैसे जीना पे है? कैसे जीना पे, मकान कैसा होगा, जॉब कैसी होगी, गाड़ी कैसी होगी, घर कैसा। तो अभी हमारा ज्यादा ध्यान कैसे जीना पे है, जबकि क्यों जीना है। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्यों जीना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे जीना? कितने लोगों को लगता है कि क्यों जीना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कितने लोगों को लगता है कि कैसे जीना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कितने लोगों को लगता है दोनों ही कंफ्यूजन है? तो देखो, जब तक लक्ष्य तय नहीं हुआ तो तरीका भी कैसे काम करेगा? थोड़ा ठीक करो उसको। अच्छा देखो, जब क्यों बोल रहे हैं तो लक्ष्य डिफाइन हो रहा है, जब कैसे बोल रहे हैं तो उसकी प्रक्रिया डिफाइन हो रही है, वहां तक पहुंचने का तरीका डिफाइन हो रहा है। क्यों, क्या, फिर बेसिकली क्यों, क्या, कितना, कब, कहां, फिर ये सब उसके नीचे में तय होने लगता है। हम आज यहाँ क्यों हैं? क्योंकि हम ये वर्कशॉप कर रहे हैं, क्योंकि जिंदगी में कोई लक्ष्य है, उसको पाने का कोई तरीका है, इसलिए हम असेंबल हुए। अब कहाँ कैसे फिर अपने आप होगा, फिर इतना कितना बड़ा हॉल लगेगा और कितने दिन बैठेंगे और कब से कब तक बैठेंगे, फिर सब उसके नीचे में तय हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? लक्ष्य। लक्ष्य पहले तय होगा, लक्ष्य के लिए प्रक्रिया तय होगी, प्रक्रिया के लिए हॉल कितना बड़ा होगा, कौन सी गाड़ी से जाएंगे और क्या कपड़े लेके जाएंगे, फिर सारा तय होते जाएगा। तो लक्ष्य अभी 2 घंटे के लिए किसी से मिलने जाते हो तो क्या करते हो? सामने वाला है कि नहीं, काम होएगा कि नहीं, सब कुछ निश्चित करते हैं। 80 साल के लिए निकले, क्या सोच के निकले, कहाँ जा रहे हैं? निकले सूटकेस लेके। कौन सी गाड़ी में बैठेंगे जिसमें एसी होगा, क्योंकि अपना लक्ष्य तो एक ही है, एसी गाड़ी। सीरियसली बोल रहा हूँ, हमने काम इतना ही किया है, घर एसी बना लिया, गाड़ी एसी बना लिया, इससे अधिक कोई उपलब्धि है नहीं। डिलीवर क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग, फैमिली वर्क। तो इससे क्लैरिटी बनी कि यदि इतना ही मामला है तो फिर बहुत मुश्किल नहीं है, है ना। तो यहां से हम ये तय कर सकते हैं। अब हम बात कर सकते हैं, तो पहले क्वेश्चन पे बात कर सकते हैं, है ना, क्यों जीना है। चलो आज का क्वेश्चन यही कर लेते हैं, इसको करके आज की बात पूरी करते हैं। तो एक काम आपको करना है, जितना आपका पढ़ा लिखा हुआ है, सुना हुआ है, सबको बाजू में रख दो और शुद्ध रूप से अपने आप से पूछो कि मैं क्यों जिंदा हूं, क्या चाहता हूं, क्या चाहती हूं, मैं क्यों जिंदा हूं, मैं क्यों जी रहा हूं। तो क्या उत्तर अपने भीतर से आता है? कोई उत्तर नहीं आता है तो यही उत्तर है कि कोई उत्तर नहीं।
ये क्वेश्चन अपने आप से पूछने से घबराहट होती है, तो यही उत्तर है कि ये पूछने से घबराहट होती है। तो जैसा भी अपने अंदर महसूस होता है, केवल उसको अपनी कॉपी में लिख दीजिए कि हाँ मेरे को ऐसा महसूस होता है। जो भी उत्तर आपके भीतर आता है, और आज शाम को कम से कम घर पे खाने की टेबल पे जब सब मिलेंगे तो उनको बोलना कि हमारी एक ऐसी वर्कशॉप चल रही है और उसमें ऐसा क्वेश्चन आ गया है कि हम क्यों जी रहे हैं। तो इसमें सब लोगों के विचार लिख के लाने हैं। तो सब लोग अपना अपना बताओ आप क्यों जी रहे हो। पूछ लोगे? पूछ लोगे? है? नहीं? पूछ लेंगे ना? पूछ लोगे तो ही छुट्टी होगी। तो आज शाम को सबको अपने घर जाके पूछना है कि भाई आप लोग क्यों जिंदा हो, क्यों जी रहे हो, है ना? सबको ही पूछ के आना, और कल को जो आप पूछ के आओगे उनको शेयर करेंगे। पहले क्लास में यही काम करेंगे कि जब आप घर से पूछ के आ रहे हो तो उसको क्लास में शेयर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बढ़िया, धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे कल सुबह